हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस नए लेक्चर में। इस नए लेक्चर में हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ एयरक्राफ्ट मटेरियल, मतलब जो एयरक्राफ्ट मटेरियल यूज्ड होता है एयरक्राफ्ट को बनाने में, उसके बारे में थोड़ा हम जानेंगे। और साथ में हम आज ही के क्लास में ट्राई करेंगे पढ़ने का कि जब आप किसी चीज़ पे एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं जैसे मटेरियल पे, तो जो अंदर से जो फोर्स जनरेट होता है इंटरनल, एक होता है नॉर्मल स्ट्रेस, राइट, ओके, एंड दूसरा होता है शेयर स्ट्रेस। तो नॉर्मल स्ट्रेस होता है परपेंडिकुलर टू द सरफेस, शेयर स्ट्रेस होता है टेंजेंशियल टू द सरफेस। तो फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया इज स्ट्रेस। एंड जब हम किसी मटेरियल पे फोर्स लगाते हैं तो वो डिफॉर्म होता है। तो हर एक चीज़ का एक इलास्टिक जोन होता है कि विद इन द लिमिट अगर आप फोर्स अप्लाई करेंगे तो वापस वो ओरिजिनल पोजीशन पे आएगा। तो वो हुक्स लॉ से हम इसको स्टेट कर सकते हैं, तो उसके बारे में जानेंगे। और फिर उसके बाद हम ये जानेंगे कि अगर एक मान लीजिए 3D मटेरियल है, इस केस में ऐसा, तो उसमें जब नॉर्मल स्ट्रेसेस लगते हैं तो हर एक डायरेक्शन में उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। एंड आई मीन टू से कि हर एक डायरेक्शन में उसका स्ट्रेन क्या होगा। देखिए हमने वर्ड यूज़ किया स्ट्रेन। तो बेसिकली स्ट्रेन जब यूज़ करते हैं जब आप किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाएं और वो जितना डिफॉर्म होता है डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ, वो होता है स्ट्रेन। तो अब तीनों डायरेक्शन से डिफॉर्म हो सकता है, राइट, ठीक है। तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो एयरक्राफ्ट मटेरियल होता है, जैसे फॉर एग्जांपल बोइंग 747 में कौन सा मटेरियल यूज होता है। ये थोड़ा सा पुराना है कैन कंपेयर टू द 787। आई कैन से स्ट्रेट फॉरवर्ड कि ये ओल्ड है, ये न्यू है। तो पहले क्या होता था कि जनरली हम एल्युमिनियम पर रिलाई करते थे। 80% लगभग एल्युमिनियम ही होता था बनाने के लिए, और 10% क्या होता था, कंपोजिट। और लगभग 4 से 5%, 4 to 5% स्टील होता था, एंड सिमिलर 4 to 5% टाइटेनियम होता था। और जब अभी जो मॉडर्न एयरक्राफ्ट है वो ज़्यादातर रिलाई कर रहे हैं कंपोजिट पर। तो जैसे 787 है, ये 787 के लिए ये परसेंटेज चेंज होकर के कंपोजिट का जो है, ये परसेंटेज चेंज होकर के कंपोजिट का जो है वो 50% होगा फॉर 787 बोइंग, ठीक। और जो एल्युमिनियम है वो 20%, ओके। एंड जो 15% है वो टाइटेनियम, ओके। तो कितना हुआ, 15, 50, 70, 85 एंड 10% जो होगा वो स्टील। और बाकी 5% में आप कह सकते हैं प्लास्टिक वगैरह और सारी चीज़ें, एक्रिलिक ग्लासेस, ओके, एक्रिलिक मटेरियल जिससे वो एयरक्राफ्ट का कांच वगैरह बनता है, ठीक है, ग्लासेस बनते हैं, स्टील, टाइटेनियम। तो में बेसिकली 4 होते हैं मेन, एल्युमिनियम, कंपोजिट, स्टील एंड टाइटेनियम। और जो लैंडिंग गियर बनता है वो जनरली क्या होता है, क्योंकि जो इंजन लैंडिंग गियर हुआ है, या फॉर एग्जांपल मान लीजिए अगर इंजन हुआ तो इंजन के अंदर जो मटेरियल होता है, जैसे वो टरबाइन जब चलता है तो काफ़ी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है, काफ़ी ज़्यादा है कंबशन चैम्बर से जब हॉट गैसेस बाहर निकलती हैं टरबाइन पर जाती हैं, तो वो टेम्परेचर जो है वो 1500 डिग्री सेल्सियस, 1800 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। तो इतने मटेरियल को सस्टेन करने के लिए वहाँ निकल की अलॉय यूज़ होती है, ठीक है। और जो एयरक्राफ्ट के अंदर जो प्लास्टिक हुआ, ये सारे मटेरियल इसी 4 से 5% के अंदर ही आ जाते हैं। और जो
एक्रिलिक मटेरियल हुआ जिससे वो ग्लास बनते हैं, वो भी 4-5% में आ जाते हैं। तो ये मेन जो हैं ये चार ही हैं, कंपोजिट, एल्युमिनियम, टाइटेनियम एंड स्टील। तो पहले के केस में क्या होता था कि जो जैसे 747 में है उसमें एल्युमिनियम की क्वांटिटी ज़्यादा होती थी, पर अब नए एयरक्राफ्ट के केस में क्या हो गया है, ये एल्युमिनियम की जो क्वांटिटी है उसको घटा करके कंपोजिट से रिप्लेस किया गया। तो इंजन में भी टाइटेनियम यूज होता है, लैंडिंग गियर में भी स्टील यूज होता है, ठीक है। तो डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरे को कमेंट कर दें, मैं मटेरियल भेज दूंगा आपको। जैसे मान लीजिए आपने कोई फोर्स अप्लाई किया एयरक्राफ्ट, ठीक है, तो जैसे हमने बता दिया कि ये सारे मटेरियल यूज होते हैं एयरक्राफ्ट को कंस्ट्रक्ट करने के लिए जाना है, ठीक है। अगर हमने किसी पॉइंट पे अगर फोर्स अप्लाई किया तो वो मटेरियल डिफॉर्म भी हो सकता है, राइट। तो आपने पढ़ा होगा कि हुक्स लॉ से, इस हुक्स लॉ says that what, F proportional to x and F equal to minus k, where is k is स्प्रिंग कांस्टेंट। तो अगर आप कोई चीज को डिस्प्लेस करते हैं, मान लीजिए स्प्रिंग लिया है, स्प्रिंग को आप डिस्प्लेस करेंगे तो स्प्रिंग अपनी पोजीशन पे वापस आने की कोशिश करेगी, ओके। अगर ज्यादा खींच दिया तो हो सकता है वो परमानेंटली डिफॉर्म हो जाए। तो विद इन द इलास्टिक लिमिट ये लॉ एप्लीकेबल होगा। इसमें के स्प्रिंग का कांस्टेंट है, ओके। जितनी मजबूत स्प्रिंग होगी उतना के ज्यादा होगा, ठीक है। तो एक नॉर्मल स्प्रिंग ले लीजिए, मान लीजिए फॉर एग्जांपल जो सिंपली कहाँ पे यूज होती है, एक छोटी सी स्प्रिंग ले लीजिए, ठीक है। जो जनरली क्या होता है, कहाँ पे यूज कर सकते हैं, जैसे टॉय वगैरह में जो स्प्रिंग यूज होती है छोटे टॉय में, और एक जैसे ऑटोमोबाइल के जो सस्पेंशन सिस्टम में है उनकी जो स्प्रिंग होती है, दोनों को कंपेयर करेंगे तो के ज़्यादा होगा। तो इससे के साथ आप आइडिया लगा सकते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ के का। वैसे मटेरियल में क्या होता है कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। जैसे एक रबड़ है, रबड़ को खींचा, छोड़ दिया, रबड़ वापस अपनी पोजीशन पे चला जाएगा, ठीक है। तो विद इन इलास्टिक लिमिट, ओके। सो इसका मतलब ये है कि हम एक टिपिकल ग्राफ ड्रा कर सकते हैं ऐसे, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे हम डिस्प्लेसमेंट, अगर इस एक्सिस पे हम स्ट्रेन डिनोट करेंगे, इस पे स्ट्रेस, तो अगर स्ट्रेन ज्यादा, स्ट्रेस ज्यादा, स्ट्रेन ज्यादा, ये स्ट्रेट लाइन, ठीक है। हमने बताया कि एक लिमिट तक ये चीज अवेलेबल होगी, उसके बाद वो मटेरियल डिफॉर्म होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसका लगभग कर्व कुछ ऐसा होगा। तो अगर हम पॉइंट की बात करें तो इसको अगर मान लीजिए पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट डी है, ये पॉइंट ई है। तो आप देख सकते हैं कि ए जो है वो प्रोपोर्शन लिमिट तक, प्रोपोर्शन लिमिट है, मतलब यहाँ तक का आप स्ट्रेन, स्ट्रेस और स्ट्रेन का रिलेशनशिप अप्लाई कर सकते हैं, मतलब मटेरियल डिफॉर्म नहीं होगा। उसके बाद अगर आप इसके पास जाइएगा बी पॉइंट पर, तो बी पॉइंट से आपका क्या होगा कि क्या कहते हैं, आपका मटेरियल डिफॉर्म होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, प्लास्टिक जोन में चला जाएगा। तो इसको बोल देंगे अपर यील्ड पॉइंट, और यील्ड स्ट्रेस इसको बोल देंगे लोअर। यील्ड स्ट्रेस मतलब मिनिमम स्ट्रेस जहां से वो डिफॉर्मेशन आ रही है, ठीक है। और ये अब इस पूरे ग्राफ में सबसे ज्यादा स्ट्रेस कहाँ है, ये, तो इसको बोल देंगे अल्टीमेट स्ट्रेस, अल्टीमेट स्ट्रेस। और यहां पर आने के बाद वो फाइनली फ्रैक्चर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि सेफ साइड ए और बी के बीच में मैंने थोड़ा गैप रख दिया है, क्योंकि यहाँ पर ट्रांजिशन होगा प्लास्टिक और इलास्टिक के बीच में, ठीक है। तो जितने भी ये लॉ हैं, अब अगर मान लीजिए ये अगर हम हटाते हैं इस प्रोपोर्शनल कांस्टेंट को, तो ये रिलेशन निकल के आता है। ध्यान में रखिएगा यूनी एक्सियल है, एक ही एक्सिस के अलावा आप बात कर रहे हैं। हम 1D से स्टार्ट किया, ठीक है। अगर आप एनर्जी लिखना चाहें, स्ट्रेन एनर्जी
तो आप ये भी लिख सकते हैं हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, बिकॉज ये लगभग एक ट्राइंगल बन रहा है। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से आप लिख सकते हैं स्ट्रेन एनर्जी। ओके, स्ट्रेन एनर्जी ज़्यादा है तो इसका मतलब क्या है कि बॉडी हो जा है ज़्यादा डिफॉर्म हो सकती है, मतलब ये वाला ग्राफ जो है पॉइंट जो वो आगे शिफ्ट हो सकता है, इसका मतलब ज़्यादा मटेरियल डिफॉर्म हो सकता है, आप ये कह सकते हैं। ठीक है, तो ये यूनी डायरेक्शन की बात हुई। अब जनरली क्या होता है, क्वांटिटी डिफाइन की जाती है पॉइजन रेशियो, मतलब आप खुद से लीजिए, अगर एक जगह से मटेरियल एक डायरेक्शन में डिफॉर्म हो रहा है, बढ़ रहा है या घट रहा है, तो दूसरी डायरेक्शन में भी तो कुछ ना कुछ इफेक्ट होगा। तो उसको अकाउंट करने के लिए एक टर्म डिफाइन करते हैं पॉइजन रेशियो, जिसको बोलते हैं स्ट्रेस लैटरल डिवाइडेड बाय स्ट्रेस लॉन्जिट्यूडनल, सिंपल। और ये डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू होगी। अब हम स्केल एक डिसाइड करते हैं, यहाँ पे -1 ले लीजिए, यहाँ पे 0 ले लीजिए और यहाँ पर 0.5 ले लीजिए। तो आपने देखा होगा कि अगर ये जो एक मटेरियल होता है उसको बोलते हैं कॉर्क, बोतल के अंदर होता है ना, डाल दोगे तो फिट हो जाता है, राइट। उस केस में सिग्मा लेट 0 होता है तो पॉइजन रेशियो 0 होता है। दैट इज वाई आप उसमें डालोगे तो वो स्पैंड नहीं होता है लेटरली और वो फिट हो जाता है बोतल में। तो 0 पॉइजन रेशियो इस टाइप के मटेरियल का होता है। और पॉजिटिव टिपिकल जनरली होता है कंक्रीट, एल्युमिनियम, रबर, दीज आर वेरियस मटेरियल जिसकी वैल्यू जो है पॉजिटिव होती है। निगेटिव के केस में क्या होता है, जैसे स्पेशल फोम है, मतलब लॉन्गिट्यूडनली भी स्पेंड कर रहा है, लेटरली भी स्पेंड कर रहा है, तो वो मटेरियल में मतलब ये भी पॉजिटिव तो ये निगेटिव हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो ये इसके तो डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल यूज करोगे तो डिफरेंट टाइप ऑफ पॉइजन रेशियो की वैल्यू मिलेगी। और हमने एक एग्जाम्पल के जरिए और इन स्केल के जरिए मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। ठीक है, अब इसका क्या यूज होता है, जैसे आपने लिखा, जैसे मटेरियल है, मान लीजिए कोई मटेरियल है, राइट। ओके, अब ये 6 सरफेसेस है, राइट। तो जो स्ट्रेस है वो इस पे भी, 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 उसके पीछे वाली साइड पे सब पे ऐड कर सकता है ना। तो अगर 3 डायरेक्शन अगर हम मान लें x, y एंड z, सो यू विल बी हैविंग सिग्मा x, सिग्मा y एंड सिग्मा z। ठीक है, मान लीजिए सिग्मा x इस डायरेक्शन में, सिग्मा y इस डायरेक्शन में, राइट। तो सिग्मा z इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन योर चॉइस। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप स्ट्रेस स्ट्रेन अगर एक डायरेक्शन में लिखना चाहते हैं, जो कि स्ट्रेस बाई ई होता है, किस फॉर्मूले से, सिग्मा इक्वल टू ई इंटू स्ट्रेन साइलेंट। ओके, राइट, और यू कैन कॉल साइलेंट, यू कैन कॉल, और यू कैन कॉल जीटा आल्सो, योर चॉइस। पर बाकी डायरेक्शन में काउंट करने के लिए पॉइजन रेशियो इससे, राइट। अगर दूसरी डायरेक्शन में हम लिखें तो ये लिख सकते हैं, ठीक है, राइट। और z डायरेक्शन में अगर स्ट्रेन लिखेंगे तो सिग्मा z बाई ई, सिग्मा x बाई ई, ठीक है, एक्स वाई जेड, वाई एक्स जेड, जेड एक्स वाई, राइट। अब तीनों को ऐड कर दीजिए, तीनों को ऐड करने पर आपको जो मिलेगा वो सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जेड बाई ई एन 1-2। ठीक है, अब मान लीजिए तीनों डायरेक्शन में स्ट्रेस जो है वो सेम है,
और इसको मिला के टोटल बोल देंगे। तो इसका मतलब ये है यहाँ पर 3 सिग्मा हो जाएगा, सिग्मा प्लस सिग्मा प्लस सिग्मा, एंड दिस इज ई 1 माइनस 2। ठीक है, तो इसको अगर हम अरेंज करके लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, E डिवाइडेड बाई 3 1 माइनस 2 म्यू इक्वल टू सिग्मा बाई, ओके। तो सिग्मा डिवाइडेड बाई स्ट्रेन टोटल, जीटा टोटल यू कैन राइट के बल्क मॉडुलस, सो E इक्वल टू 3K 1 माइनस 2। तो ये रिलेशन होता है यंग मॉडुलस एंड बल्क मॉडुलस में। तो जब यूनी डायरेक्शन की अगर आप बात कर रहे हैं तो आप इससे यंग मॉडुलस से बात कर सकते हैं, एंड जब आप कंसिडरिंग ऑल स्ट्रेन एक्स वाई जेड तो वॉल्यूमेट्रिक बन जाएगा, एक वॉल्यूम बन जाएगा, तो उसको बल्क मॉडुलस से डिनोट कर सकते हैं उस केस में, राइट। तो E इक्वल टू 3 के 1 माइनस 2 में हो, ठीक है। 3 आपको समझ में आया होगा किस वजह से आ रहा है। जब आप 3D लेंगे तो सिग्मा एक्स सिग्मा वाई सिग्मा जेड सबको आप बराबर कर देंगे तो सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जेड विल बी सिग्मा प्लस सिग्मा प्लस सिग्मा विल बी 3 सिग्मा। तो 3 का उससे आ रहा है, ठीक है। ऑल राइट, सो आज के क्लास में हमने कवर किया बेसिक्स जो एयरक्राफ्ट मटेरियल यूज होते हैं एयरक्राफ्ट को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, बिल्कुल एक इंट्रोडक्टरी लेवल पे। और देखा कि अगर मान लीजिए कोई फोर्स अगर आप एक्सटर्नली अप्लाई कर रहे हो तो इंटरनली भी फोर्स जनरेट होगा, ठीक है। तो आज के क्लास में हमने नॉर्मल स्ट्रेस के बारे में ज़्यादा स्ट्रेस दिया है, मतलब पढ़ाया है और ये बताया है कि स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में रिलेशन क्या होता है, टिपिकल स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बताया, स्ट्रेन एनर्जी बताई, और हर एक डायरेक्शन में स्ट्रेन क्या होती है, उसका क्या रिलेशन है, जैसे वॉल्यूमेट्रिक वो मैंने आपको बताया, ठीक है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू सो मच।